आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, जो कि है ऐसा कौन सा काम है जो हम सब करते हैं। हिंट नंबर 1, कोई इंसान कितना भी आलसी हो, कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, हर इंसान ये काम करता है। हिंट नंबर 2, ये काम आप किसी और से नहीं करवा सकते, आपको खुद ही करना पड़ेगा, ना ही आप पैसों से खरीद सकते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे आंसर देने से पहले वीडियो पॉज करिए। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ब्रीदिंग, सांस लेना। तो सांस हमें खुद ही लेना पड़ता है, पैसों से आप इसे खरीद नहीं सकते और ना ही आपकी जगह कोई और ये आपके लिए कर सकता है। और ये है भी बहुत जरूरी, बिकॉज अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज जस्ट वी इनहेल एयर विच इज हाई इन ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल एयर विच इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड। पर क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे सर्वाइवल के लिए? इससे हम एक चीज एस्टिमेट कर सकते हैं कि शायद ये हमारी बॉडी में जाके कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता होगा, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि ऑक्सीजन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I, Jyoti Agarwal, welcome you to Vidya Jyoti Basics of Biology. So, ऑक्सीजन ऐसा क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अगर अभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली वीडियो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख लीजिए, उसके बाद ये आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। सो इधर देखिए, फूड डाइजेस्ट होने के बाद अब्सॉर्ब होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और मैंने उसका एक छोटा सा सेक्शन एनलार्ज करके बनाया। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है? ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। जो फूड हमने खाया है उसका सबसे छोटा वर्जन ब्रेक डाउन होकर जो सबसे छोटा वर्जन है वो ये मॉलिक्यूल्स है। इनको हम ग्लूकोज नाम दे देते हैं। ग्लूकोज भी होता है यहाँ पर, फैट्स भी होते हैं और अमीनो एसिड्स भी होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक लेकर चलेंगे, दैट इज ग्लूकोज। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई। ये विलाई क्या करती है? यहाँ पर इस वाली विलाई को देखिए, विलाई में यहाँ पर अंदर की साइड एक ब्लड वेसल जा रही होती है, ब्लड वेसल। और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये इससे पास होगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाली जगह है जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, उस ल्यूमेन से क्रॉस करेगा और विलाई की ब्लड वेसल में आ जाएगा। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए बॉडी के हर पार्ट के हर सेल को ग्लूकोज डिलीवर करेगा। देखिए कैसे विलाई से जा रहा है, ग्लूकोज इसके साथ साथ सर्कुलेट हो रहा है ब्लड के साथ साथ। अब ये एक ब्लड वेसल एक सेल के साइड से होकर जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल से निकलकर सेल के अंदर आ जाएगा। यहां पर अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है। अब ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और वो फाइनली फॉर्म करेगा पायरुवेट, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ग्लूकोज में मैंने एक डॉट बनाया और पायरुवेट में मैंने 2 डॉट बनाए, बिकॉज
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट, अब ये जो पायरुवेट फॉर्म हो जाता है, आप लोगों ने 9th क्लास में सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी होंगी, उसमें एक सेल ऑर्गेनेली पढ़ी होगी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पायरुवेट बन गया, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, पायरुवेट आ गया है, तो पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। इसी को मैंने यहाँ पर बड़ा करके लिखा है। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना एंड एनर्जी बना। एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम इस टर्म में लिखते हैं एटीपी की टर्म। एटीपी भी एक केमिकल मॉलिक्यूल है और ये कितने बनते हैं, ऐसे 36 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। सो बेसिकली ऑक्सीजन ने यहाँ क्या काम किया, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑक्सीजन ने पायरुवेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई है। ये वही एनर्जी है जिससे कि हम काम कर पाते हैं, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी, और बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस भी हैं वो सब भी इसी एनर्जी की वजह से काम कर पाते हैं। सो बेसिकली बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर एक सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हेल्प से 36 एटीपीज बनते हैं। तो ट्रिलियन ऑफ सेल्स, उसके बाद ग्लूकोज के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो कितना सारा एटीपी, मतलब कितना सारा एनर्जी बनता होगा जो कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी टास्क करने के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आई गेस समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, अब आपको बहुत इजीली इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। सो रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस in which the energy is released from food. What is food here? Glucose is the food molecule. So the process of releasing energy from food is called respiration. एनर्जी रिलीज हो रही है कहाँ से, फूड से, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 9th क्लास में आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं इसे, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी फॉर्म हो रही है। अब 10th क्लास में आपको रेस्पिरेशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ना है। एग्जाम में भी इक्वेशन आती है लिखने के लिए, तो समझ लो और उसके बाद ये इक्वेशन लर्न कर लेना। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहां हम लिख देंगे इन साइटोप्लाज्म। देन पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और होती कैसे है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और सिंस यहाँ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पर हमारी ह्यूमन बॉडी में ही कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्ट्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे मसल सेल्स, जब भी हम लोग बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कोई बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग या कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं या बहुत रनिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ जिसकी वजह से जो हमारे मसल सेल्स हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की एकदम से जरूरत पड़ती है। ऐसे केस में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती मसल सेल्स तक, इसी वजह से वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी तो तब भी चाहिए बॉडी को, इनफैक्ट ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो होता क्या है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ही
पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। पर पायरूवेट अब कौन से सेल्स में है? मसल सेल्स के अंदर है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। कहां पर? इन मसल सेल्स। तो वो CO2 H2 और एनर्जी एज इट इज फॉर्म नहीं कर सकता। वो क्या फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और एनर्जी भी फॉर्म करता है, पर कितनी? 2 ATP। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो, विदाउट ऑक्सीजन कितनी कम एनर्जी फॉर्म होती है। इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सो ये भी हो हमारी ही बॉडी में रहा है। ऑर्गेनिज्म एरोबिक ही है, वो इनहेल ऑक्सीजन ही करता है, पर ये मसल सेल्स हैं जिसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है बिकॉज ऑफ इंटेंस वर्कआउट और सम हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, कि उस टाइम मसल सेल्स को इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। तो उस केस में भी रेस्पिरेशन रुकता नहीं है, उस केस में भी रेस्पिरेशन होता रहता है, पर जो प्रोडक्ट बनते हैं लास्ट में वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है, बट एनर्जी बहुत ही कम फॉर्म होती है। तो अभी हम लोगों ने ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की बात की। हम ह्यूमंस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसीलिए हमें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। सिमिलरली जो रेस्पिरेशन कॉमनली हमारी बॉडी के सेल्स में होती है, उसे भी एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं करते, तो उन्हें हम बोलते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, और उनमें जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे। एग्जाम्पल मैं लूंगी ईस्ट का, YEAST, ईस्ट। ईस्ट एक फंगस होती है जो कि ब्रूअरी इंडस्ट्री में और बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है। जो ब्रेड हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, उस ब्रेड के डो में ईस्ट डाला जाता है ताकि वो प्रॉपरली फर्मेंट हो जाए। सिमिलरली जो बियर इंडस्ट्री है, उसमें भी ईस्ट बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज होता है, सो दैट बियर की फॉर्मेशन हो पाए। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता कैसे है, ये देख लेते हैं। ईस्ट भी ग्लूकोज इनटेक करता है, साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। सेम प्रोसेस वही एरोबिक रेस्पिरेशन वाला, बट सिंस वो ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं करता क्योंकि वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी। अगेन एनर्जी फॉर्म हो रही है, दैट इज व्हाट रेस्पिरेशन इज। एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, पर यहाँ पर भी 2 ATPs ऑफ एनर्जी फॉर्म होगी सिर्फ। सो बेसिकली सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से प्रोसेस में मिलती है? एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में ऑब्टेन होती है। ये तीनों टाइप की इक्वेशंस, ये तीनों टाइप की रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें 36 ATP फॉर्म होते हैं, नेट 36 ATP फॉर्म होते हैं। आप बुक्स में पढ़ोगे 38 ATP फॉर्म होते हैं, बट ओवरऑल जो एनर्जी मिलती है वो 36 ATP जितनी मिलती है। ग्लूकोज से पायरूवेट, देन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होता है। ये भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ही हो रहा है, पर जिस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पर हो रहा है। नेक्स्ट इज इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज ईस्ट। ईस्ट में भी ग्लूकोज से पायरूवेट बनेगा, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट से CO2 इथेनॉल एंड एनर्जी बनेगी, और एनर्जी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो दीज 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एनारोबिक बिकॉज दे आर taking place in the absence or lack of oxygen, whereas in aerobic respiration oxygen is present, and in the presence of oxygen CO2 H2 and energy, which is actually way more than what is forming in anaerobic type of respiration. तो अब आपको ऑक्सीजन की
इम्पोर्टेंस, उसका फंक्शन आई होप समझ में आ गया हो।